हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि गांव वाले जो इलाके थे उन पर ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल करना स्टार्ट किया। रूलिंग इन विलेज एरियाज कैसे स्टार्ट किया वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, आपको पता है अभी तक कि 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। उसके बाद 1765 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिले थे। दीवानी राइट्स, दीवानी का मतलब क्या हुआ? दीवानी का मतलब हुआ राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी टैक्स कलेक्शन के राइट्स। ओके, ये उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लीडर थे भारत में, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव और इंडियन रूलर्स के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके बाद उनको टैक्स कलेक्शन के या फिर दीवानी के राइट्स मिल गए थे। यही चीज इस फोटोग्राफ में दर्शाई गई है। हालांकि ये जो अग्रीमेंट था ये हुआ होगा शायद किसी टेंट में 2-4 लोगों के बीच में, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जब इसकी पेंटिंग बनवाई तो उसने इसको एक बहुत बड़ा इवेंट दर्शाया था पेंटिंग में, क्योंकि वो आने वाली जनरेशन्स को भी एक तरीके से एक मैसेज देना चाहता था कि ये कितना बड़ा इवेंट था ब्रिटिश हिस्ट्री में। भारत में ब्रिटिशर्स का क्या इतिहास रहेगा, ब्रिटिशर्स का क्या फ्यूचर होगा इसके बाद, उस चीज पे इस संधि पर उस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। द कंपनी बिकम्स द दीवान, क्या मतलब होता है दीवान का वो पढ़ लेते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765 को जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान घोषित कर दिया बंगाल का। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in this painting above, the event is shown in a majestic way, okay, taking place in a grand setting. The painter was also commissioned by Clive to record the memorable event in Clive's life. The grant of Diwani clearly was such event in British imagination. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory. Finances को कैसे संभालना है, पैसे को कैसे संभालना है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कौन सा टैक्स लेना है, ये सारी चीजें अब कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the country. अब किस तरीके से संभालना है टेरिटरी को? ऐसे संभालना है कि इतना रेवेन्यू आए जिसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बढ़ते खर्चे भी निकलते रहें और जनता का एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक ठाक तरीके से चलता रहे। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. एक व्यापार करने वाली कंपनी थी ये, तो इसको इंश्योर करना था कि ये वो चीजें खरीद पाए जो ये खरीदना चाहती है, वो चीजें बेच पाए जो ये बेचना चाहती है। ठीक है। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. इस कंपनी को ये भी समझ में आया कि क्योंकि ये विदेशी सत्ता है, विदेश से आई हुई एक ताकत है, तो ये भारत में कंप्लीटली राजा वाला दर्जा नहीं ले सकती। जो पुराने राजा वगैरह हुआ करते थे, नवाब राजा, उनको एलिमिनेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जनता का विश्वास उन्हीं पुराने राजा राजपूतों में, जो रजवाड़े थे उनके राजाओं में, या फिर नवाबों में, या फिर शहनशाहों में था। ठीक है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? तो फिर इन्हीं लोगों को, इन पावर में जो ये राजा वगैरह थे, पुराने राजा, इनको पावर में रखते हुए भी कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को एम्पलीफाई करती है, इंक्रीज करती है। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, यानी गांव वाले जो इलाके हैं, दूर दराज के जो गांव वाले इलाके हैं, उनको कैसे कंपनी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, ये चीज हम इस चैप्टर में समझेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। The company had become the divan, but it still saw itself primarily as trader. अब कंपनी के पास अथॉरिटी तो आ गई थी, टैक्स कलेक्शन की पूरी अथॉरिटी आ गई थी। इन सारी अथॉरिटीज के बाद भी कंपनी खुद को सिर्फ एक ट्रेडर यानी व्यापारी के दर्जे पर ही देखती थी।
अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम्स ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। जो कंपनी थी वो एक बहुत लार्ज रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स के तहत या फिर टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम स्थापित करने के लिए कंपनी तैयार नहीं थी, क्योंकि सिस्टम के लिए उनको मेहनत करनी होगी, मेहनत करने के लिए वो भारत में तैयार नहीं थे। The effort was to increase the revenue as much as they could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। उनका मेन टारगेट क्या था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करो, और जितने सस्ते से सस्ते दाम में सिल्क एंड कॉटन, बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन मिले, उतने सस्ते दाम में इन चीज़ों को खरीदो। ये इनका मेन टारगेट था। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled। तकरीबन 5 साल के अंदर ही जितना कंपनी 5 साल पहले सामान खरीद रही थी, अब उससे दुगना सामान खरीदने लग गई थी कंपनी। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain। यहाँ 1865 नहीं, 1765 होना चाहिए। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export। 1765 से पहले बंगाल में अगर उन्हें कुछ भी खरीदारी करनी है अंग्रेजों को, तो उस खरीदारी के लिए उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर बदले में देना पड़ता था, कैश या करेंसी के तौर पर। और वो गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ से आता था? वो गोल्ड एंड सिल्वर हमारे ब्रिटेन से आता था। समझे आप? तो अभी तक उनको भारत में सामान खरीदने के लिए अपने देश से गोल्ड या सिल्वर भारत में लाना पड़ रहा था, लेकिन 1765 में उन्हें भारत से ही टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल गए। तो जो भी पैसा भारत से टैक्स के तौर पर कलेक्ट होता था, उसी पैसे को वो चीजें खरीदने के लिए यूज करने लगे। तो देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए कि ये बंगाल है हमारा, ठीक है। अब बंगाल से ही टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, बंगाल से बाहर जा रहा है क्या? टैक्स, पैसा जो वह है वो टैक्स के तौर पर बाहर जा रहा है, किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी टैक्स के पैसे को यूज कर रही है वापस बंगाल में चीजें खरीदने के लिए, टू बाय गुड्स। और बंगाल के जो व्यापारी हैं, बंगाल के जो ये जो वर्कर्स हैं, ये अपने सामान को किस रेट पे ब्रिटिशर्स को बेचेंगे, ये चीज़ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसाइड कर रही थी। तो देखिए किस तरह से हर तरफ से इन्होंने हमारे देश के लिए, नागरिकों के लिए जो रास्ते थे वो बंद कर दिए थे, कि टैक्स भी भारत से कलेक्ट कर रहे हैं, उसी टैक्स के सहायता से ये भारत से चीज़ें खरीद रहे हैं, और किस रेट पे हमारे कार्यकारी जो वर्कर्स थे उनका सामान ये लोग खरीदते थे, वो रेट भी ये लोग ही डिसाइड करते थे। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis। जल्दी समझ में आ गया लोगों को कि बंगाल की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। आर्टिसंस वर डिजर्टिंग विलेजेस, जो काम करने वाले ये होते हैं ना, वर्कर्स जो होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं या मटके बनाते हैं, ये जो लोग होते हैं इनको आर्टिसंस कहते हैं। ये क्या कर रहे थे? गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, शहर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, जंगलों में जाकर ये बस रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको अपना सामान एक पर्टिकुलर रेट पे बेचने पर मजबूर किया जा रहा था, एक ऐसे रेट पर बेचने को मजबूर किया जा रहा था जो कि मतलब जायज़ भी नहीं था। उससे ज़्यादा इनका खुद का खर्चा हो रहा था सामान बनाने में, और उसके बाद बिकने बिकने के टाइम पे इनको कम वैल्यू मिलती थी उस चीज़ की। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, जो किसान वर्ग था वो भी अपना टैक्स पे नहीं कर पाया क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, यानी मूर्तियाँ जो है, मूर्तिकारी बहुत कम होने लगी, मटके बहुत कम बनने लगे, ठीक है, पेंटिंग्स बहुत कम होने लगी। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन होती है, यानी जो हमारी खेती बाड़ी होती है, उसमें भी कमी दिखाई देने लगी, क्योंकि बहुत सारे किसान जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे वो अपनी ज़मीन छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे, जो अंग्रेज थे उनके अत्याचारों से बचने के लिए। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 1770 में एक बहुत बड़ी महामारी आई जिसकी वजह से तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन पीपल। What does it mean by 10 million people? 1 million people का मतलब होता है 10 लाख लोग, 10 मिलियन का पीपल होता है 10 लाख, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 1 करोड़ लोगों की जान चली गई इस फेमाइन में। ये जो महामारी आई, ये जो अकाल पड़ा, इसमें तकरीबन 1 करोड़ बंगाल के लोग मारे गए।
एंड टोटल उस टाइम पे जनसंख्या कितनी थी बंगाल की? तकरीबन 3-3.25 करोड़ जनसंख्या थी। तो 1 करोड़ लोग इसमें से मर गए। कहने का मतलब ये है कि 1/3 जो हमारी पॉपुलेशन है बंगाल की वो साफ हो गई इस फेमाइन की वजह से, क्योंकि फेमाइन के टाइम पे खाने की कमी होती है, फसलें खराब होती हैं, और उन खराब फसलों के बाद भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर प्रोडक्शन हो भी जाता है तो उसको अंग्रेज छीन कर ले जाते थे। तो इंडियंस खाएंगे क्या? खाने को तो कुछ बचा ही नहीं। About 1/3 of the population was wiped out. Okay. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों पड़ी भाई बताओ? क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घटती जा रही थी, किसान अपनी ज़मीनें छोड़कर भाग रहे थे। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ये जो अंग्रेज थे ये भी खाएंगे क्या? ठीक है। इफ द इकोनॉमी वॉज इन ruins, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम? अगर इकोनॉमी ही खराब हो गई, जनता भाग रही है, जनता के पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी श्योर हो सकती थी कि उसको पैसा मिलेगा रेवेन्यू के तौर पे? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. बहुत जल्दी जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, इनको समझ में आने लगा कि भाई अगर टैक्स बढ़ाना है ना तो उसके लिए लैंड पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये दो चीजें ही हैं जिस पे इन्वेस्ट करने से हमें रिटर्न्स ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, टैक्स हमें अच्छा मिलेगा। How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. 1793 में फाइनली एक सिस्टम डिवाइस किया जाता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस was the governor general of India when the permanent settlement was introduced. ये थे भैया देखो लॉर्ड कॉर्नवेलिस। देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। By the terms of settlement, the rajas and talukdars were recognized as zamindars. जो राजा हुआ करते थे या फिर जो लोकल अथॉरिटी में पावर में कोई व्यक्ति होता था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार डिक्लेयर कर दिया। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. इनको मतलब जो बिचौलिए होते हैं ना, बीच का काम करते हैं, वो वाला काम राजाओं को और तालुकदारों को दे दिया कि भी मान लीजिए कि इस तरीके से ये वाले एक पेजेंट, ये है 2 3 4, ये सब पेजेंट्स हैं, ठीक है, इनसे कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो इन सब के ऊपर उन्होंने एक जमींदार अपॉइंट कर दिया। वो जमींदार इन सब से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद कुछ पैसा वो खुद रखेगा और बाकी सारा पैसा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये सिस्टम इन्होंने चलाया, इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। कितना पैसा जमींदार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में कभी भी बढ़ाया जाने वाला नहीं था। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. इनको इस बात से लगा कि भाई इस सिस्टम से क्या होगा, एक परमानेंट कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास आता रहेगा। एंड क्योंकि जो ये टैक्स फिक्स्ड है और फ्यूचर में अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो वो प्रॉफिट जो है, बढ़ने वाला जो प्रॉफिट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी, वो या तो किसानों के पास रहेगा या जमींदारों के पास रहेगा। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि जो जमींदार होगा वो लैंड को इम्प्रूव करने में भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। आप इसको कैसे समझेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए क्या है कि मान लीजिए ये 4 किसान हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये सभी 10-10 हज़ार रुपए टैक्स के तौर पर पे करते हैं। अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कहा कि भाई हमें ना टोटली 30,000 टैक्स चाहिए इस गांव से, ठीक है। सो इन चारों ने 10-10 हज़ार टैक्स पे किया, टोटल इनका टैक्स हो गया 40,000। 40,000 इन्होंने पे कर दिया किसको? जमींदार को। और जमींदार ने इसमें से 10,000 खुद रख लिए और बाकी के 30,000 इसने आगे फॉरवर्ड कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि अगर इन किसानों की इनकम कभी बढ़ी भी ना, इन किसानों ने अगर ज्यादा टैक्स भी देना शुरू कर दिया तो उसमें से हम कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम सिर्फ हर साल 30,000 रुपए लेंगे, ठीक है।
अब किसानों की इनकम मान लीजिए जब ये 10,000 टैक्स दे रहे थे तो उस टाइम पे इनकी इनकम सारी ये थी 20,000, 20,000 इनकी इनकम थी, 10,000 इनके पास बच रहे थे। अब इन्होंने अपनी लैंड पे इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इन्वेस्ट किया, तो इनकी इनकम मान लीजिए कि होगी 30,000। अब इसमें से जमींदार कितने कितने पैसे ले रहा है? जमींदार 15,000 रुपए ले रहा है हर एक किसान से, ठीक है। 15,000 रुपए 4 किसानों से ले रहा है, इसके हो गए 60,000। लेकिन इसने आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी 30,000 ही देने हैं, तो फिर जमींदार के पास सेविंग रह जाएगी 30,000 रुपए की। समझे आप? तो इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ तो उसका डायरेक्ट फायदा जमींदारों को मिलेगा, इसीलिए हो सकता है कि जमींदार और किसान जो है वो मिलकर अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। और ब्रिटिशर्स को तो फिक्स है ही कि हाँ इस गांव से हमें 30,000 रुपए एज इनकम आएगा ही। लेकिन इसमें फिर दिक्कतें क्या आई, इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, ठीक है। फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।